नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का पावर शेयरिंग को पढ़ेंगे और इसका मेन मोटो हमें पढ़ने का है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व कर पाएँ इसको पढ़ने के बाद, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करने के लिए ही आज हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द सीबीएसई हम लोग को नोटिफिकेशन कर देगा, नोटिफाई कर देगा कि कब से हमारा एग्ज़ाम है। तो चलिए इस रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि पावर शेयरिंग क्यों पढ़ना चाहिए, क्या कारण है पावर शेयरिंग पढ़ने का। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा, जो किंग होते हैं सर, उनके पास एब्सोल्यूट पावर होता है ना। एब्सोल्यूट पावर का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर और लेजिस्लेटिव, है ना। ये तीनों किंग के पास होता था। ऐसी स्थिति को हम लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए, यानी कि अगर हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, है ना, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ऐसे को हम लोग मोनार्की कहते हैं, है ना। ऐसे को मोनार्की कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका सबसे सिंपल सा जवाब है कि अगर पावर शेयरिंग नहीं किया जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक जगह होने से वो मोनार्कियल में कन्वर्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, एक कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा कंट्री है जिसका एरिया अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हरियाणा के करीब है ना। हरियाणा के करीब इसका एरिया है। ये अपनी बाउंड्री फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से शेयर करता है। अगर हम लोग बात करते हैं इथेनिक कंपोजिशन की, तो ये जो इथेनिक कंपोजिशन है ना, ये इथेनिक कंपोजिशन जो है, इसको अगर हमें समझना हो तो हम लोग क्या समझेंगे सर, जब कोई स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक लैंग्वेज, कल्चर, है ना, ये सभी जब किसी स्पेसिफिक कल्चर की बातें होने लगे तो इस कम्युनिटी के जो लोग होंगे, स्पेसिफिक लोग, उसी को हम लोग कहते हैं इथेनिक, है ना। और इसी कंपोजिशन को अगर हम पढ़ें तो हम उसको पढ़ेंगे क्या, इथेनिक कंपोजिशन से। अब बात करते हैं कि ये जो बेल्जियम है सर, वहाँ का एथनिक कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, और ब्रसेल जो है उसका कैपिटल है। अब अगर हम यहाँ समझने का कोशिश करें तो क्या पता चलेगा जी कि ये जो एरिया है ये आपका, है ना, ये है आपका बेल्जियम, ठीक, ये आपका बेल्जियम है। ये जो बेल्जियम है तो इसमें जो देखोगे क्या कि ये जो हमने पीला वाला पार्ट लिया है ये फ्लेमिश है ना, ये फ्लेमिश रीजन है। और आपको पता होगा कि फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते थे वो कॉमनली डच लैंग्वेज बोलते थे, है ना, वो क्या करते थे, डच लैंग्वेज बोलते थे। अगर इधर रेड वाले की बात करें तो ये है आपका बेलोनिया रीजन, है ना, ये बेलोनिया रीजन है। और बेलोनिया रीजन में पता है कि यहाँ जो लोग रहते थे वो फ्रेंच बोलते थे, है ना। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव इसी से पूछा जा सकता है कि फ्लेमिश रीजन में कौन सा लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं और बेलोनिया रीजन में कौन सा लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। अब आपको पता चलेगा, देखिए यहाँ पे जो छोटा सा डॉट टाइप का है, ये जो डॉट है ये है आपका ब्रसेल, यानी कि कैपिटल सिटी बेल्जियम का, है ना। तो ये क्या है, ब्रसेल है, ये आपका ब्रसेल है जो कि कैपिटल सिटी है ना, कैपिटल सिटी। और ये जो कैपिटल सिटी है वो आपको पता क्या चलेगा सर, है ये फ्लेमिश रीजन में, है ना, ये फ्लेमिश रीजन में है। और इसकी जो कंपोजिशन है वो अलग है।
उसके बाद एक देखो यहाँ थोड़ा सा कॉर्नर पे एक दिखाया गया है, ये जो छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, है ना। जर्मन लैंग्वेज को यहाँ पे बोला जाता है। यानी क्या पता चला कि अगर बेल्जियम को देखें तो मोटा मोटी बेल्जियम को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, फ्लेमिश रीजन और बेलोनिया रीजन। बेलोनिया रीजन में फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है, जबकि फ्लेमिश की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डच स्पीकर्स हैं। कैपिटल सिटी जो है ब्रसेल जो इसका कैपिटल सिटी है सर, है ना, वो कैपिटल सिटी कहाँ है? ब्रसेल है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, है ना। तो क्या लिखेंगे? ब्रसेल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो ब्रसेल में बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है वो किस एरिया में सिचुएटेड है सर? तो ये है फ्लेमिश रीजन में, है ना। ये क्या है? फ्लेमिश रीजन में है। और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोले जाते हैं वो क्या है? डच है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आए, इस आंकड़ा को देखें, ये जो हमारे पास ग्राफ जो भी है, ये इस तरीके के जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो रीजन की बात करते हैं, पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करते हैं, और वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले फ्लेमिश रीजन की बात करें तो फ्लेमिश में 59% लोग जो हैं वो डच स्पीकर्स हैं। बेलोनिया की अगर बात करते हैं तो 40% लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, और 1% में आपका जर्मन आ जाएगा, है ना, जो कि देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये रीजन, है ना, ये जो रीजन है ये जर्मन स्पीकर का है। उसी तरीके से अगर कैपिटल सिटी ब्रसेल की बात की जाए तो यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% लोग डच बोलने वाले हैं। तो ये मोटा मोटी बेल्जियम का एक हमको आंकड़ा मिल गया। इसी तरीके से एक और कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका। अगर श्रीलंका को देखा जाए तो सबसे पहले तो ये आइलैंड नेशन है ना, ये क्या है? आइलैंड नेशन है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि आइलैंड नेशन कहते किसको है सर, है ना। तो देखिए अगर वाटर की बात करें, है ना, तो वैसा एरिया जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है उसको पेनिनसुला कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला। जो चारों साइड से घिरा हुआ हो उसको हम लोग कहते हैं आइलैंड, है ना, उसको क्या कहते हैं? आइलैंड। तो यहाँ पे क्या है? कैप जो श्रीलंका है, ये आपको देखो एक मोती जैसा लग रहा होगा देखने में, तो ये जो श्रीलंका है सर वो पूरी तरीके से क्या है? एक आइलैंड नेशन है। चलिए इंडिया की अगर तमिलनाडु की बात करें, इंडिया का सबसे साउदर्न स्टेट है इंडिया का कौन? तमिलनाडु, है ना। साउदर्न स्टेट है इंडिया का तमिलनाडु। और इस साउदर्न तमिलनाडु से जब कुछ किलोमीटर अगर आप समुद्र के अंदर जाइए तो आप श्रीलंका पहुंच जाइएगा, है ना। अब श्रीलंका में जो स्पीकर्स हैं वहां पे 2 तरीके के लोग हैं। एक वैसे लोग हैं जो सिंघाला लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, और ये जो आपको पीला पार्ट दिख रहा है वो सिंघाला स्पीकर्स का है ना, ये सिंघाला स्पीकर का है। और बाकी जो पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है? तमिल बोलने वाले लोग हैं। और ये जो तमिल बोलने वाले लोग हैं इनको 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो है इंडियन तमिल, है ना, और एक है श्रीलंकन तमिल। एक इंडियन तमिल है, एक श्रीलंकन तमिल है। अब अगर तमिल को अगर हम समझने का बात करें तो ये जो इंडियन तमिल है वो प्लांटेशन वर्कर के तौर पर कॉलोनियल पीरियड में गए थे, है ना। ये जो भारत जब गुलाम था कॉलोनियल पीरियड में, तो उस समय ये लोग प्लांटेशन वर्कर के रूप में श्रीलंका गए थे। अब इसकी अगर पूरी कंपोजिशन देखा जाए तो क्या पता चलता है? ये सिंघाला स्पीकर जो है सर वो 74% है, तमिल स्पीकर जो है वो 18% है, और अदर जो बोलने वाले लोग हैं वो 8% है। जिसमें हम क्या बताए कि जो पीला वाला पार्ट है वो सिंघाला स्पीकर के लिए है। श्रीलंकन तमिल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कलर है ना, और जो ब्लैक हल्का ब्लैक कलर का है वो इंडियन तमिल है ना, इंडियन तमिल। और बाकी जो कहीं कहीं पे बैगनी कलर आपको दिख रहा है ना, ये जो है वो मुस्लिम है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या सर कि प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम की। देखिए हुआ क्या कि सोशल डिस्प्यूट्स जो है बेल्जियम में, है ना, वो 1950 से लेकर के 1960 तक जो डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर थे इनके बीच में हुआ।
इसके लिए क्या हो गया कि जब इनके बीच में जब टेंशन क्रिएट होने लगा, है ना, जब टेंशन आया तो क्या होता है, टेंशन का समाधान खोजा जाता है, यानी सॉल्यूशन खोजा जाता है ना। और जब इस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि 1970 से लेकर के 1993 तक इसमें 4 बार बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का मतलब हो गया कि सुधार किया गया, है ना। अमेंडमेंट का मतलब कुछ चीज को जोड़ा जाता है या किसी चीज को हटाया जाता है, जिसको हम लोग सुधार भी कह सकते हैं, इसको रिफॉर्म्स भी कहा जाता है ना। तो दोनों चीजें हैं। तो रिफॉर्म्स किया गया 4 टाइम्स। हुआ क्या कि जो फ्रेंच स्पीकर लोग थे, तो शुरू में क्या किया गया कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये सजेस्ट किया कि डच स्पीकर और फ्रेंच स्पीकर की मिनिस्ट्री जो है वो इक्वल नंबर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। जो बेल्जियम का सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेल्जियम का, वहां पे फ्रेंच का और डच स्पीकर ये दोनों की संख्या क्या होगी जी सर, नंबर जो है वो सर वो सेम होगा, है ना, ये जो नंबर है वो सेम होगा। आगे आते हैं क्या कि स्टेट गवर्नमेंट को बनाया गया जो कि सबऑर्डिनेट था, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसको सबऑर्डिनेट नहीं बनाया गया। मतलब दूसरा जो सरकार वहां पे बनी वो बनी स्टेट गवर्नमेंट, है ना। दूसरा जो गवर्नमेंट था उसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। अब बात फंसी कहां करके, कैपिटल सिटी ब्रसेल में। ब्रसेल में क्या किया गया कि यहाँ पे बोथ कम्युनिटी को, है ना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि मान लीजिए कि 50 सीट पर चुनाव हो रहा है सर, है ना, तो फ्रेंच स्पीकर जो है वो 25 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और जो डच स्पीकर है वो 25 सीट पर चुनाव लड़ेगा, है ना। ये इस तरीके से वहां पे किया गया। अब बात आती है कि सभी स्पीकर का अपना अपना होता है कल्चर, और वो अपने अपने कल्चर के अनुसार कहीं पे एडजस्ट करते हैं, कहीं पे रहते हैं और कुछ करते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बाद वहां पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का डिजाइन किया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसका काम क्या था, कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, है ना, ये सब रिलेटेड इशू को सोल्व आउट करना। तो ये हमारा एकमेंडेशन इन बेल्जियम हो गया। उसके बाद करते हैं सब ग्रुप्स ऑफ तमिल। जो श्रीलंका की हम लोग बात किए, है ना, तो वहां पे हम बताए थे कि जो तमिल लोग थे उनको हम लोग 2 भागों में बांटते थे। एक का नाम था इंडियन तमिल, जो प्लांटेशन वर्कर के तौर पर वहां गए थे फिर वहीं रह गए, और एक थे श्रीलंकन तमिल, है ना, श्रीलंकन तमिल जो कि नेटिव थे श्रीलंका के, है ना, नेटिव पीपल थे श्रीलंका के। अब होता क्या है कि लैंग्वेज की एक खूबी होती है कि जब वहाँ पे ज़्यादा लोग एक ही तरीके की बात करेंगे तो वहाँ पे वो लैंग्वेज स्प्रेड आउट होता है। तो श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल के बीच में तमिल जो था वो तमिल लैंग्वेज 2 भागों में बटा हुआ था। अब आता है क्या कि 1956 में, है ना, 1956 में जब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया, अगर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेशन की बात करें, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब एडॉप्ट किया गया 1956 में, तो सिंघाला लैंग्वेज को, है ना, सिंघाला जो लैंग्वेज था उसको क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। और जैसे उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित हुआ कि जो लोग थे वो उनको बहुत गुस्सा आया, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट जो था एक चीज और की कि वहां पार्सलिटी किया गया। क्या, तो प्रोफेशनल पॉलिसीज फेवर जो वो तो सिंघाला ग्रुप के, मतलब ये सिंघाला है, सिंघाला के लिए बनाया गया, है ना। यूनिवर्सिटी पोजीशन हो या गवर्नमेंट जॉब हो तो वहां पे जो सिंघाला स्पीकर थे उनको रिजर्वेशन के तौर पे ज्यादा महत्व दिया जाता था। स्टेट प्रोटेक्ट जो था वो प्रमोट जो था वो बुद्धिज्म को कर रहा था। स्टेट जो है वो क्या, किस रिलीजन को सपोर्ट कर रहा था जी, तो वो बुद्धिज्म को, है ना, ये बुद्धिज्म को सपोर्ट किया जा रहा था, है ना। इससे क्या दिक्कत हुआ क्या कि जो श्रीलंकन तमिल थे सर, है ना, जो श्रीलंकन तमिल रहे उन्होंने क्या किया, ये श्रीलंकन तमिल डिमांड किया कि रीजनल ऑटोनॉमी जो है ना, वो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी के आधार पर हो, चाहे वो जॉब हो, एजुकेशन हो, है ना,
और तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए। लेकिन क्या होगा कि उनका जो डिमांड था वो डिनाई कर दिया गया। तो 1980 के करीब आते आते वहां पे बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनने स्टार्ट हुए। उसी में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTTE या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलम। ये तो क्वेश्चन बहुत फेवरेट है CBSE का, है ना। CBSE का बहुत ही ये फेवरेट क्वेश्चन है इलम। तो इसका मतलब होता है स्टेट, है ना। अब आता है तो इसमें क्या किया गया कि जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम है ये बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी डिमांड रही कि सर आप क्या कीजिए, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कीजिए। लेकिन ऐसी गवर्नमेंट वहां के कोई पॉलिसी नहीं बनाई, जिसके कारण ये जो LTT वाले थे ये सभी क्या किए, सिविल वॉर में पार्टिसिपेट करने लगे और श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया। अब बात करते हैं पावर शेयरिंग की। ये दोनों कहानी से हमको क्या पता चलता है? इस दोनों कहानी से हमको पता चलता है कि सर अगर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो केस है। एक तो हमारे पास बेल्जियम का उदाहरण है जहां पे किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लिया गया, और एक है श्रीलंका, है ना, जहां डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ तो यहाँ पे सिविल वॉर हो गए, है ना। दो तरीके के केस हैं। तो अब आता है कि ये जो पावर शेयरिंग है सर, इसको हम लोग क्या करें? तो ये पावर शेयरिंग को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये कन्वर्ट है तीन पार्ट में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और अगर वर्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद 1972 के करीब में आ गया क्या, पंचायती राज अधिनियम, है ना। तो यहाँ से पंचायत रूरल एरिया के लिए और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये अर्बन एरिया के लिए डिजाइन कर दिया गया। इस पर हम लोग आगे बात करते हैं। अगर हम लोग वर्टिकल डिवीजन की बात करें तो क्या पता चलता है कि पूरे सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपलिटी और ग्राम पंचायत में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, सोशल ग्रुप और प्रेशर ग्रुप की। अब अगर हम लोग ग्राम पंचायत की पहले बात कर लें तो रूरल एरिया में सर ग्राम पंचायत होते हैं, है ना, ग्राम पंचायत होता है। रूरल एरिया में ग्राम पंचायत देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, पहला तो वार्ड होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पंचायत हो जाएगा, और तीसरा नंबर पर आएगा ब्लॉक, है ना। ये तीनों जगह पे अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव जीतते हैं और वो अपना जो रूरल एरिया का स्ट्रक्चर है पंचायती राज अधिनियम 1972 के मुताबिक, है ना, वो रन करते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया में इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, पहले तो वार्ड में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद इसको तीन भागों में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। पहले तो नगर पंचायत हो गया, है ना, नगर पंचायत। दूसरा हो गया नगर निगम, नगर निगम, और तीसरा बात करते हैं किसका, नगर परिषद का, है ना, नगर परिषद। ये तीन तरीके से अर्बन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इधर हम लोग रूरल का देख लिए, वार्ड, पंचायत और ब्लॉक। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो आपको बेल्जियम में देखने को मिला था कि रिलीजियस इशू के लिए, है ना, रिलीजियस इशू के लिए क्या है, एक स्पेशल गवर्नमेंट डिजाइन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसके बाद भी जो सोशल ग्रुप होता है, इसमें क्या देखोगे कि बहुत सारे ग्रुप होते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो हिंदू के लिए जो है वो हिंदू महासभा है या अखिल भारतीय हिंदू परिषद है। मुस्लिम के लिए, है ना, बहुत सारा वक्फ बोर्ड है ना। और उसके बाद आता है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट के लिए होता है स्टूडेंट फेडरेशन, उसी तरीके से जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनके लिए भी अपना होता है। जैसे लेबर लोगों के लिए है लेबर यूनियन, है ना, लेबर यूनियन। तो प्रत्येक जो स्पेसिफिक किसी न किसी कैटेगरी में जुड़े होते हैं उनके लिए अपना यूनियन होता है और इसके पास भी कुछ ना कुछ पावर होते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो इसको हम लोग प्रेशर ग्रुप के तौर पे
समझेंगे। धन्यवाद। आप ये वीडियो पूरा देखें। ड्रीम टेक एजुकेशन आपके लिए इसी तरीके का वीडियो लाते रहेगा। आप वीडियो को पूरा देखें और जो इनकी जरूरत है उन्हें आप शेयर करें, क्योंकि इस तरीके के वीडियो शूट करने में समय का काफी लगता है। हम अपना समय आप लोग के पीछे दे रहे हैं और प्रत्येक रिवीजन क्लास के बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड हम एमसीक्यूज, है ना, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, है ना, असर्शन रीजन, कैशबेस और मैच द फॉलोइंग, इस तरीके से बहुत प्रत्येक का एक सेपरेटेड वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।